जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। आइए आज आपको हम दिखाते हैं साइंस के यानी जीव विज्ञान के वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से संबंधित है और ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस आपको आज देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आज देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कर रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के लिए उपयोग करना है, किस चीज़ के लिए उपयोग करना है? श्वसन के लिए। तो किस प्रकार का हम लोग बीज लेंगे तो वो उसमें श्वसन हो सकता है, ये आपको देखना है। हमारे पास जो बीज होगा वो किस टाइप का होगा कि वह श्वसन कर सकता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है सूखा हुआ बीज। क्या जो बीज सूखा रहेगा वो श्वसन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि बीज सूख गया तो वो नहीं कर सकता है। अंकुरित बीज, चलिए इस पर थोड़ा चर्चा करता है। उबला हुआ बीज, कोई बीज को हम लोग उबाल देंगे ना, वो भी श्वसन नहीं कर सकता है जी। कुचले हुए बीज, यानी अब जिस बीज को हम लोग कुचल देंगे क्या वो श्वसन करेगा? नहीं करेगा। यानी सूखे हुए बीज भी श्वसन नहीं कर सकता है, उबला हुआ बीज भी नहीं कर सकता है, कुचला हुआ बीज भी नहीं कर सकता है। कैसा बीज होगा जो श्वसन कर सकता है? तो वो अंकुरित बीज होगा। कैसा होगा? अंकुरित बीज। यानी आपको बी नंबर में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव में जो वृक्क पाया जाता है जी, मानव में जो वृक्क पाया जाता है वो किस प्रणाली का हिस्सा है? वह यानी वो कौन से कार्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। जो वृक्क होता है क्या वो पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है या फिर परिवहन से संबंधित है? क्या आपको बताना है? वृक्क कौन से कार्य में सहायता होता है? पोषण से नहीं जी, श्वसन से नहीं, परिवहन से बिल्कुल नहीं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो वृक्क है वो क्या करता है, यानी हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको उत्सर्जन करता है, यानी शरीर से बाहर निकालता है। ये ध्यान रहे, वृक्क जो होता है वो हमारे शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया को करता है, यानी जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो वो उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान का मतलब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं, सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो यहाँ निकलती है का मतलब आपको बताना है, यानी सांस जब हम लोग छोड़ते हैं उस स्थिति में, उस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। क्या वो CO2 होता है, क्या फिर CO होता है, या फिर N2 होता है, या फिर O2 होता है? कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आपको पता होगा, जरूर ही पता होगा। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकलती है जी। श्वसन के दौरान कौन सी गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फलों को पकने को, फल जब पक रहा है उस प्रक्रिया के समय में निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? यानी कौन सा इसमें हार्मोन्स है जो फलों को पकते समय नियंत्रित करता है जी? फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? ऑक्सिन से, जिबरेलिन से, एथिलीन से या फिर साइटोकाइनिन से? तो याद रखना है कि जो फल पकता है ना, तो फलों को पकते समय जो हार्मोन्स वहाँ पे कार्यरत रहता है, यानी कार्य करता है, जो नियंत्रित करके रखता है, वह आपका होता है एथिलीन, जो कि आपको ऑप्शन सी नंबर में नजर आ रहे होंगे। यानी इथिलीन ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकने को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर में बोला गया है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर हृदय बनाया गया है उस हृदय से संपूर्ण शरीर में जो रक्त को पंप करने का प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है?
हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या वो फेफड़ा के द्वारा होता है या फिर नीले के द्वारा होता है या फिर अलिंद के द्वारा होता है या सबके द्वारा होता है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और इसके जवाब को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। क्या कह रहा है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो हम बता देना चाहते हैं इसका जो जवाब होने वाला है वो सभी के द्वारा, यानी डी नंबर। यानी फेफड़ा द्वारा भी रक्त को पंप किया जाता है, निलय के द्वारा भी रक्त को पंप किया जाता है, अलिंद के द्वारा भी रक्त को पंप किया जाता है। यानी रक्त को पंप करने का जो कार्य है यानी इन तीनों के द्वारा है, फेफड़ा, अलिंद और निलय तीनों के द्वारा पंप करने का कार्य होता है। यानी जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा, यानी सभी के सभी। याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या मिलते हैं आपको। प्रश्न में आपसे बोला गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है और जो ग्लूकोज है उसको इनमें से कौन नियंत्रित नहीं करता है, आपको ये बताना है। कौन सा ऐसा इसमें हार्मोन्स है जो कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको नियंत्रित नहीं करता है? क्या वो इंसुलिन है, क्या वो ग्लूकोगॉन है या फिर गैस्ट्रिन है या सोमैस्टोस्टैनिन है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। इंसुलिन है क्या वो, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है, नहीं करता है। ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चंस में नहीं लगा हुआ है, नहीं करता है। इंसुलिन है, ग्लूकोगन है या गैस्ट्रिन है या सोमैस्टोस्टैनिन है? तो हम बता देना चाहते हैं ये गैस्ट्रिन जो होता है ना, ये हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है उसको ये नियंत्रित नहीं करता है जी, बिल्कुल नहीं करता है। क्या नहीं करता है? गैस्ट्रिन जो होता है हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उस रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है उसको ये नियंत्रित नहीं करता है। यानी ऑप्शन आपको सी में दिख रहा होगा, गैस्ट्रिन। आइए अगले क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। जो चालनी नलिकाएं होती हैं यानी जो चालने का काम, चालनी का जो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चालने वाली यानी छानने वाली जो काम होती है उसको चालनी नलिकाएं भी हम लोग कहते हैं। तो जो चालनी नलिकाएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? क्या वो जंतुओं में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है या एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं जो बात आती है ना जब भी, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि वो फ्लोएम में पाई जाती है, जो कि सी में आप देख रहे होंगे। चालनी नलिकाएं जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम, यानी सी नंबर में फ्लोएम में पाए जाते हैं जी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होते हैं उनकी जीवन अवधि होती है यानी कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनकी जीवन अवधि यानी कितने दिनों तक वह जीवित रह सकता है, ये आपको बताना है। क्या वो 120 दिन तक रह सकता है या 180 दिन या 80 दिन या फिर 220 दिन हो सकता है जी? लाल रक्त कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अन्यथा आपको ये जान लीजिए कि ये 120 दिन होता है जी। कितना होता है? आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 120 दिन होती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जी। स्वपोषी पोषण किस में होता है ये सबको पता है कि जो स्वपोषी पोषण होता है ये हरे पौधों में ही होता है, ये सबको पता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी हरे पौधों को क्या क्या चाहिए ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में आपको मिला है क्लोरोफिल, दूसरे ऑप्शन में आपको मिला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और तीसरे ऑप्शन में आपको मिला है सूर्य प्रकाश, और डी में यानी चौथे में आपको मिला है सभी। स्वपोषी पौधों के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या क्या आवश्यक है ये सबको पता है। उसको क्लोरोफिल भी चाहिए,
उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, उसको सूर्य प्रकाश भी चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए ये चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य प्रकाश। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो जवाब होगा वो डी नंबर यानी सभी के सभी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या मिलता है 10वें क्वेश्चन में। 10 नंबर में आपको मिला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कोष्ठ बोले या वेश्म बोले, ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं। प्रश्न में आपसे ये अगर पूछ दिया जाए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, वो भी सही होगा। कितने वेश्म होते हैं वो भी सही, यानी दोनों एक ही बात हुई, ये ध्यान में आपको रखना है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या फिर कितने वेश्म होते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या वो 3 होता है या फिर 4 होता है या फिर 5 होता है या फिर 6 होता है? तो बता देना चाहते हैं कि इसका जो जवाब होगा वो बी नंबर यानी 4 होते हैं जी। मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको किस टाइप के लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।